बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। वेलकम टू CSS जर्नी। आज हमारा पाकिस्तान अफेयर का लेक्चर नंबर 4 है और आज हम इसमें टॉपिक डिस्कस करने वाले हैं, वो है क्लाइमेट एंड लैंग्वेजेस ऑफ पाकिस्तान। तो चलते हैं, क्लाइमेट की बात करते हैं हम। क्लाइमेट में पाकिस्तान के पास 4 सीजन आते हैं, समर, ऑटम, विंटर, स्प्रिंग, सबको पता है। इसकी ड्यूरेशन के बारे में बात कर लेते हैं कि मई टू सितंबर समर की ड्यूरेशन होती है, ठीक है। और उसके बाद अगर जब हम ऑटम की बात करते हैं तो समर के बाद आता है ऑटम, यानी खिजां जिसमें पत्ते झड़ते हैं और काफी इस तरह का मौसम रहता है। तो वो कब तक है? सितंबर टू अक्टूबर, ठीक है। विंटर की बात करते हैं तो वो नवंबर टू फेब है, सही है। और जो स्प्रिंग की बात करते हैं तो वो मार्च से अप्रैल है। लेकिन अगर आपने देखा हो तो क्लाइमेट चेंज जो बहुत ग्लोबल इश्यू है एक, उसके बारे में बात करें अगर हम, तो क्लाइमेट चेंज की वजह से क्या हो रहा है कि आप देखते हैं मई से अब वो जो समर है, आपको लग रहा होगा कि समर यानी गर्मी क्या है वो बढ़ती जा रही है। क्यों? क्लाइमेट चेंज की वजह से, पोल्यूशन की वजह से। तो वो आपको मई से पहले ही फील होना शुरू हो जाती है, यानी कि मार्च अप्रैल में तकरीबन आपको फील होना स्टार्ट हो जाती है, ठीक है। मई बाद में आता है। तो अब आपको ऐसा होता है, सितंबर में भी आपको बहुत गर्मी लगती है, सितंबर के बाद आपको अक्टूबर तक भी गर्मी लगती रहती है, ठीक है। तो अब ये चेंज हो रहा है, वेदर क्लाइमेट चेंज की वजह से ये मौसम बदल रहे हैं, ठीक है। तो अभी इनकी ड्यूरेशन भी ज्यादा हो रही है, यानी गर्मी बढ़ती जा रही है और सर्दी कम होती जा रही है, सही है। तो अब ऑटम में आपने देखा होगा कि अब पहले से ऑटम नवंबर टू फेब होता था, लेकिन अब आप देखें अगर तो नवंबर में भी आपको विंटर की बात कर रही हूँ, सॉरी, विंटर नवंबर टू फेब होता था, लेकिन अब आपको नवंबर में ठंड फील नहीं होती, आप नॉर्मल है, इजीली रह सकते हैं। 2024 में तो आपने देखा है कि अब मतलब 2023 में नवंबर में आपने देखा है कि जो नवंबर है और दिसंबर है बिल्कुल इजी गया, धूप निकली है, किसी को कोई सर्दी वगैरह नहीं लगी है, ठीक है। अगर आप थोड़ा बहुत काम भी करते हैं तो आपको गर्मी भी फील होती है, ठीक है। ये क्या है? ये क्लाइमेट चेंज का एक नतीजा है, सही है। तो अब अचानक से देखते हैं कि फेब में दिसंबर में इतनी गर्मी है और धूप लग रही है, ठीक है, सर्दी इतनी खास नहीं पड़ी। अचानक से आप देखते हैं जनवरी में इतनी ज्यादा ठंड पड़ रही है कि पूरा महीना सूरज ही नहीं निकलता और बहुत ज्यादा सर्दी हो जाती है। तो ये अचानक किसी भी मौसम की शिद्दत का बढ़ जाना और मतलब किसी मौसम के होने के बावजूद उस मौसम के ना होने का एहसास होना, ये क्या है? क्लाइमेट चेंज है। यानी कि पोल्यूशन की वजह से, ट्रैफिक की वजह से, फैक्ट्रीज के धुएं की वजह से जो हमारा अपर हमारे जो लेयर्स हैं हमारा हवा में, एयर में पोल्यूशन फैल रही है, जिसकी वजह से क्लाइमेट चेंज हो रहा है। यानी कि मौसम में अचानक तब्दीली आती है, सी लेवल इंक्रीज हो रहा है। कैसे इंक्रीज हो रहा है कि जैसे अब गर्मी, चूंकि आप नोटिस तो करते हैं कि सर्दियां बहुत कम रहती जा रही हैं और क्या हो रहा है जी, गर्मियां बढ़ती जा रही हैं। तो क्या होता है जी, गर्मी ज्यादा होने की वजह से वो जो साल साल पहाड़ों पर बर्फ जमी रहती थी और वो बहती थी, और बहने के बाद क्या होता था कि हमें बिल्कुल फ्रेश वाटर प्रोवाइड किया जाता था रिवर्स के जरिए। तो क्या होता है अब कि वो डैम भी इतने ना होने की वजह से, ठीक है, और डैम ना होने की वजह से पानी को इतना स्टोर नहीं कर पाते हैं हम लोग, सही है। अचानक से फ्लड आ जाता है, थोड़ी सी बारिश हो तो फ्लड आ जाता है, क्योंकि वो जो हमारे पास वो वहां से गर्मी की वजह से वो गिर रही होती है, पानी बर्फ पिघल रही होती है, वो भी आ रहा है। अचानक से वो इतनी बारिश हो रही है कि फ्लड आना स्टार्ट हो गया है। तो सी लेवल के तरह हम इतना पानी स्टोर नहीं कर पाते, जिसकी वजह से ये पानी सारा कहाँ जाता है? सी में चला जाता है। और सी में जाने के बाद पानी किसी काम का नहीं रहता। क्यों नहीं रहता? क्योंकि वो सॉल्टेड पानी हो जाता है और वो मतलब केमिकल्ड हो जाता है, तो हम उसको यूज नहीं कर पाते हैं, ठीक है। वो फ्रेश वाटर में फिर शुमार नहीं होता। तो जिसकी वजह से सी लेवल क्या हो रहा है? वो बढ़ रहा है। सी लेवल बढ़ने से क्या होगा कि जो जमीन का लेवल है उससे नीचे हो जाएगा, तो सी का लेवल बढ़ेगा, तो ऑटोमेटिकली इतने बड़े बड़े तूफान आएंगे कि वो इलाकों को बहा कर ले जाएंगे, ठीक है। तो इसमें थोड़ा बहुत मैंने आपको ओवरव्यू दिया कि इसके बाद जब हम लोग क्लाइमेट इशू मेन यानी क्लाइमेट चेंज इशू पढ़ेंगे तो आपको कितना मतलब कितनी डायमेंशंस में आपको जाकर इसके बारे में सोचना पड़ेगा। अभी तो आपको लग रहा है ना इट्स टू मच इजी एक टॉपिक है, इसमें हम सीजन्स पढ़े हैं, लेकिन ऐसा नहीं है। आपको आगे जाकर डायमेंशंस का पता चलेगा जब, तो आपको पता चलेगा कि ये हर साल आने वाला टॉपिक है और इसकी कितना ज्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक है, ठीक है। तो ये क्लाइमेट के बारे में थोड़ा आपको मैंने इंफॉर्मेशन दे दी। अभी सिर्फ क्लाइमेट के बारे में, क्योंकि ये जियोग्राफी पढ़ रहे हैं तो अभी हमें सिर्फ थोड़ा बहुत मतलब भावना यानी जियोग्राफिकली उतनी ही लिमिट में रहकर जानना है। जब हम इसके आगे प्री पार्टीशन, पोस्ट पार्टीशन, करंट अफेयर्स के अंदर यानी इसी के जो पाकिस्तान अफेयर के करंट इश्यूज हैं उसके अंदर जाएंगे तो हमें पता चलेगा कि यानी इसकी कितनी और डायमेंशन है। तो आगे बढ़ते हैं हम।
नेक्स्ट है हमारे पास लैंग्वेजेस ऑफ पाकिस्तान। तो पाकिस्तान जब बना था तो ये ऐसा नहीं था कि ये सारा एक ही जगह थी और हमें बिल्कुल एक फुल ऑन 1-to-1 पैकेज मिल गया, ऐसा नहीं था। बहुत से डिफरेंट जो हमारे एरियाज हैं, सरहद में बहुत कोशिशें हुई पाकिस्तान को पाने के लिए। इसके अलावा जो बलोचिस्तान है वहां पर बहुत जद्दोजहद करनी पड़ी, हर सूबे ने अपने अपने तौर पर जद्दोजहद की, जिसकी वजह से आज पाकिस्तान एक अलहदा ममलिकत, एक अलहदा रियासत है, ठीक है। और क्या होता है जी, जो इसके एज वेल यहाँ पे आपको पता है, हम कहते हैं कि मशरकी पाकिस्तान, जिसको हम इजी वे में बोले अगर, तो वो अलहदा हो गया। जैसे आजकल हम बांग्लादेश बोलते हैं, तो वो भी हमसे 1971 में अलहदा हो गया था, तो वो पाकिस्तान का हिस्सा था, ठीक है। एक बहुत बड़ी ममलिकत बनी थी, तो सब एरियाज ने, इन सब सूबों ने अपने अपने तहत अपनी मतलब एक जर्नी को स्टार्ट करते हुए, मेहनत करते हुए पाकिस्तान को हासिल किया। लेकिन इन सब का क्या था, अपने अपने इलाकों में अपनी अपनी जुबान बोली जाती थी। अब यहाँ पे अगर हम केपीके में देखें तो यहाँ पर यहाँ तक अफगानियों का क्लेम है, अफगानिस्तान का क्लेम है कि यहाँ जो पेशावर तक का इलाका है ये किनका है, उनका है अफगानिस्तान का। तो ये ड्यूरन लाइन बनी थी जब ब्रिटिश यहाँ पर हुकूमत करते थे, यानी बरतानवी अंग्रेज हुकूमत कर रहे थे इस वक्त। इस जुबान में देखें तो क्या हुआ था, तो वो यहाँ पे ड्यूरन लाइन बनी थी, यानी कि अफगानिस्तान और पाकिस्तान को अलहदा करने के लिए एक लाइन, जिसको हम कहते हैं ना, बनाई गई थी, एक बॉर्डर बनाया गया था। तो वो कहते हैं कि पेशावर तक का इलाका हमारा और ये पाकिस्तान के अंदर शामिल हो गया, सही है। तो जैसे ही अब हमने पाकिस्तान बनाया, यानी बना, और उसके बाद जब हमें दूसरे ममालिक ने एक्सेप्ट किया, ईरान हमें सबसे पहले एक्सेप्ट करने वाला मुल्क था, फर्स्ट जो मुल्क था वो ईरान था, ठीक है। तो क्या होता है जी, इन्होंने हमें एक्सेप्ट नहीं किया, वाहिद इस्लामी मुल्क था जिसने हमें एक्सेप्ट नहीं किया बनते, ठीक है। तो क्यों, इसकी वजह यही थी कि यहाँ पे पश्तून है और यहाँ पे क्या है जी, पेशावर तक का इलाका अफगानिस्तान का, ये हमारा आता है, तो ये गलत ड्यूरन लाइन पे वो नहीं मानते, इस वजह से रीजन ये थी। तो खैर हमारा टॉपिक ये है कि लैंग्वेजेस ऑफ पाकिस्तान। तो लैंग्वेजेस पाकिस्तान देखें तो ये ऑरेंज आपको कलर शो हो रहा है, तो यहाँ पे जो सरहद है यहाँ पे सारी क्या बोली जाती है जी, पश्तो बोली जाती है, ठीक है। उसके बाद आपको डार्क ब्लू कलर शो हो रहा है, तो ये यहाँ पे डार्क ब्लू कलर यहाँ पे है अफगानिस्तान, गिलगित बल्तिस्तान के साथ ही यहाँ पे इस कॉर्नर में ज्यादातर क्या बोला जाता है, यहाँ पे बोली जाती है जी कोहिस्तानी जुबान बोली जाती है, ठीक है। उसके बाद अगर हम बलोची की बात करें तो यहाँ पे आपको बिल्कुल सारा रेड नजर आ रहा है, ये सारा बलोचिस्तान, या इन एरिया में बलोचिस्तानी जुबान, क्योंकि बलोचिस्तान है तो इट्स इजी टू रिमेम्बर के कौन से इलाके में कौन सी जुबान बोली जाती है। तो बलोचिस्तान में बलोची बोली जाती है, एक्सेप्ट यहाँ पे बरूही भी बोली जाती है, यहाँ पर इस जगह पर, ठीक है, थोड़ी सी। तो ये इजी है, सिंध है तो जाहिर है वहां सिंधी बोली जाएगी, तो यहाँ पे इस इलाके में क्या बोली जा रही है, सिंधी बोली जा रही है। लेकिन आपको यहाँ पे थोड़ा सा डॉट नजर आ रहा होगा यहाँ पे, तो ये उर्दू बोली जाती है। हमारी कौमी जुबान तो उर्दू है, हम सारा पाकिस्तान उर्दू को समझ भी सकता है और समहाउ बोल भी सकता है, ठीक है। अब नेक्स्ट जनरेशन तो बड़े अच्छे से बोल लेती है, लेकिन हमारे अगर फोर फादर्स पीछे से अब बात करें तो उनको कम आती है उर्दू बोलना। लेकिन अब नेक्स्ट जनरेशन को उर्दू बोलनी आती है सबको, क्योंकि हम यूनिवर्सिटी लेवल एज वेल कॉलेज स्कूल है और ऑफिशियल लेवल पे हम उर्दू का ही यूज करते हैं, हमारी कौमी जुबान है। लेकिन जो कौमी जुबान है ये वैसे आम डोमेस्टिक लेवल पर सिर्फ कराची में ज्यादातर बोली जा रही है, ठीक है। और सम हो यहाँ पे आप किसी कह लें कि सब सूबों में कहीं ना कहीं अगर कहीं पे मुहाजिर बैठे हैं तो वो चंद एक पूरे शहर में 1% आप बोल सकते हैं कि बोली जा रही है, उससे भी कम आप बोल सकते हैं, तो इसलिए उसको इंक्लूड नहीं किया जा सकता। मेनली बात हो रही है मेन रेशियो की, ठीक है। तो ये उर्दू यहाँ पे क्यों बोलते हैं, क्योंकि जब ये सब कॉन्टिनेंट की डिवीजन हुई तो जो मुहाजिर यहाँ पर आए पाकिस्तान में, तो वो कराची में आबाद हुए, दूसरा वो फैसलाबाद में आबाद हुए ज्यादातर, ठीक है। तो इसकी वजह से क्या हुआ, यहाँ पर कराची ने बड़ा डेवलप किया। ये बड़ा मतलब मजे की बात है कि जहां जहां पे मुहाजिर आबाद हुए उस इलाके ने बड़ा डेवलप किया, कराची बड़ा डेवलप हुआ और फैसलाबाद वो फैक्टराइज्ड एक फैक्ट्री का, यानी कि आप देखें ना टेक्सटाइल फैक्ट्री है ही फैसलाबाद में है, तो ये बड़ा डेवलप यहाँ पे सिटी बनता है और ये भी, ठीक है। तो क्या होता है, यहाँ पर उर्दू बोल जाती है मेन डोमेस्टिक लेवल पे। बाकी डोमेस्टिक लेवल में देखी जाए तो हर इलाके में अलग जुबान बोली जाती है, ठीक है। यहाँ पे सरहदी यानी कि पश्तो बोली जाएगी, बलोची, ठीक है, एज वेल बरूही जुबान बोली जाएगी, ठीक है। यहाँ पे सिंध में सिंधी बोली जाएगी। पंजाब की बात करें तो यहाँ पर दो जुबानें बोली जाती हैं। अगर हम नॉर्थ वाली साइड पे देखें तो नॉर्थ वाली साइड पे ऊपर बिल्कुल सही वाली, यानी कि जिसको रियल पंजाबी बोलते हैं हम लोग, पंजाबी बोली जाएगी। और नीचे आएंगे जैसे जैसे आप लोग जंग साइड पर, जंग से आगे मुल्तान साइड पे यूं गुजरते जाएंगे तो सिंध वाली साइड पर आते जाएंगे तो आपको पता चलेगा कि यहाँ पे लोग सराइकी बोलते हैं, ठीक है।
जबान चेंज होती है। आप यहाँ पे अगर आप देखेंगे ना तो इस इलाके में जहाँ पे मतलब दोनों लाइंस क्रॉस कर रही हैं आपस में, तो यहाँ पर पंजाबी और सराइकी दोनों मिक्स किस्म के लोग रहते हैं, यानी कि बोलते हैं दोनों, तो वो मिक्स लैंग्वेज हो जाती है, क्योंकि आप साथ रह रहे होते हैं, तो वो ना समझ में आती है वो बिल्कुल ठोस सराइकी है, ना समझ में आती है कि वो पंजाबी है, ठीक है। तो वो मिक्स जुबान एक किस्म की बन जाती है यहाँ पर, ठीक है। लेकिन क्योंकि उनका लहजा सराइकी होता है, तो हम यहाँ पे सबको क्या कहते हैं, सराइकी बोलते हैं, वो कुछ कह देते हैं हम पंजाबी हैं। सो ये मिक्सर थोड़ा बहुत मर्ज कर जाता है, ठीक है। तो यहाँ पे हम देखते हैं कि हमारे जो डिफरेंट इलाके हैं यहाँ पर उनकी डिफरेंट जुबान है। आगे से हम देखते हैं कि यहाँ पर गिलगित बल्तिस्तान की इस वाले एरिया में, यानी कि आप वेस्ट वाली साइड पर देखें तो क्या है जी, खोवार, यहाँ पे ये वाली जुबान बोली जाती है। और इसके बाद जो हमारा आजाद कश्मीर है, हमारे पास जो थोड़ा बहुत कश्मीर है, उसके पास कौन सी बोली जाती है वहां पर जुबान, हिंदको, ठीक है। तो ये हमारे पाकिस्तान में मैप के जरिए देखें ताकि हमारे दिमाग में नक्श हो जाए कि कौन से इलाके में कौन सी जुबान बोली जा रही है। मैप में जरा समझना इजी होता है, इसलिए मैं हर लेक्चर में जरा मैप ऐड कर देती हूँ ताकि अगले बंदे को जरा जल्दी समझ आ जाए और जल्दी से वो उस चीज को माइंड में बिठा ले और उसके बाद उसको रिमाइंड करना ईजी हो जाए, सही है। तो अब इसकी मेन परसेंटेज और रेशो की तरफ चलते हैं। तो वो है जी टेबल ऑफ लैंग्वेजेस की बात करें अगर हम, तो इसकी पंजाबी की देखें, पंजाबी की रेशियो 4.4, ये 1998 के अंदर की बात करें हम, ठीक है, 1998। उसके बाद नेक्स्ट जो हमारी सेंसस हुआ वो 2017 में हो रहा है, ठीक है। तो क्या होता है जी, पंजाबी की बात करें तो हम यहाँ पे 4.4 थी, यहाँ पे 3.8 हो गई है, ठीक है। तो क्या होता है यहाँ पर इसकी पंजाबी की रेशो कम होती है। अगर पश्तो की देखें तो यहाँ पे 15 और यहाँ पे 18, यानी कि पश्तो की रेशो बढ़ती है। एज वेल सिंधी की रेशो भी बढ़ती है, ठीक है। 14 से 14.1 था, यहाँ पे 14.57 सम हाउ बढ़ी तो है ना, ठीक है। लेकिन उसके बाद सराइकी की बात करते हैं तो सराइकी भी बढ़ी है, यानी डोमेस्टिक लेवल पर जो बोली आम लोकल जबानें बोली जाती हैं उनमें क्या हो रहा है कि वो इंक्रीज कर रही है। एज वेल पंजाबी जो है वो डिक्रीज कर रही है, बच्चों को पंजाबी नहीं बोली देनी जाती, क्योंकि बोलने दी जाती, क्योंकि वो चाहते हैं कि बच्चों को हम जरा उर्दू सिखाएं या फिर आप इंग्लिश के वर्ड उनको वकैब देते हैं कि जरा ये बोले, कि जरा बच्चे मॉडर्न एज के साथ खुद को ढालें ताकि कल को वो मुकाबला करने वाला हो जाए। इंग्लिश सीखना भी जरूरी है, इंटरनेशनल लैंग्वेज है तो वो बड़ी इंपॉर्टेंट रखती है, ठीक है। आप खुद जानते हैं, आप सीएसएस के अब एस्पायरेंट हैं तो आपको पता है कि इंग्लिश कितनी इंपॉर्टेंट है और आपको कितनी आगे इसको काम आने वाली है, ठीक है ना। तो उसके बाद हिंदू की बात करते हैं तो यहाँ पे इसकी सेंसिस पहले, क्योंकि ये बहुत लोकल जबानें थी तो इसलिए इनका पहले सेंसिस नहीं लिया गया, ठीक है। ये आम जबान जिस तरह छोटी मोटी अगर जिस तरह अदर्स की जबान हम बोल सकते हैं, पहले इनको शुमार किया जाता था कि जो थोड़ी और जबानें हों लेकिन बहुत बहुत ज्यादा छोटे लेवल पे बोली जा रही हो तो उसको हम काउंट ना करें, सही है। तो अब क्या होता है जी, ये तीनों जुबानें जो थी हिंदकू, बरोही और कश्मीरी, ये इतनी ज्यादा नहीं काउंट की जाती थी, लेकिन चूंकि वक्त के साथ ये बढ़ रही हैं। अब जब 2017 में देखते हैं कि इसकी रेशियो काफी बड़ी है, यानी 2.42 पे आ गई है, और ये जो बरूही है ये क्या 1.24 पे आ गई है, एज वेल कश्मीरी 0.17 पर आ गई है। तो वो कहते हैं इसलिए इनको भी शामिल करना चाहिए, ठीक है, पाकिस्तानी जुबानों में। तो अदर्स की बात करते हैं तो जो बाकी अगर कोई है जुबानें छोटी मोटी तो उनमें हम क्या कह सकते हैं, 4.66 में थी और इसकी भी कम हुई, इसकी रेशो कम हो रही है, ठीक है, अदर्स की। तो टोटल हमारे पास देख लें कितनी है और इसमें कितनी परसेंटेज बन रही है, ठीक है, किस लिहाज से किस तरह बोली जा रही है। तो ये एक ऑथेंटिक डाटा है हमारे पास। ये जो सेंसस थी ये डॉन के 2 मई 2018 में क्या होता है कि ये जो आर्टिकल में ये छपता है, ये डाटा हमने वहां से लिया है, सही है। तो आपने इसको याद करना है, ऑथेंटिक डाटा है। तो आपने देखना है कि कौन कौन सी जुबानों की रेशो बढ़ी है, लेकिन अगर ओवरऑल देखें पाकिस्तान में तो वो उर्दू बोली जाती है, ठीक है। उर्दू की रेशो क्या हो रही है देखें, बलोची मुझे लगता है मैंने ये नहीं बोला, उर्दू की रेशो 7.57 से लेके 7.08 की तरफ है, यानी इसकी रेशो कम हुई है, और बलोची की रेशो भी कम हुई है एज वेल, बलोची और उर्दू की रेशो कम हुई है। तो क्योंकि दूसरी जुबानें भी जाहिर है अपना ले रही हैं असर। तो यहाँ पर हमारा लेक्चर एंड होता है, आपने याद कर लेनी है और देखना है परसेंटेज की लिहाज से कौन कौन सी बढ़ी है कौन कौन सी कम हो रही है। छोटा सा टॉपिक था और मिलते हैं अपने नेक्स्ट लेक्चर में इंशाल्लाह। फी अमान अल्लाह।